डेरिवेटिव्स, ये नाम सुनते ही कई लोगों को लगता है कि ये कोई बहुत ही मुश्किल चीज है। लेकिन सच तो ये है कि ये फाइनेंस की दुनिया के सबसे पावरफुल टूल्स में से एक हैं। तो अगले कुछ मिनटों में हम इसी मुश्किल लगने वाली चीज को बिल्कुल आसान बनाने वाले हैं। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। एक ऐसा सवाल जो डेरिवेटिव्स की कह सकते हैं आत्मा है। जरा सोचिए, क्या ऐसा मुमकिन है कि आप किसी चीज की भविष्य में होने वाली कीमत आज ही तय कर लें? तो आखिर ये डेरिवेटिव है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसका खुद का कोई मूल्य नहीं होता। इसकी वैल्यू किसी दूसरी चीज से जुड़ी होती है, जिसे अंडरलाइंग एसेट कहते हैं। जैसे सोचिए, एक किसान है जो गेहूं उगाता है। उसे डर है कि जब तक फसल कटेगी कहीं गेहूं की कीमत गिर ना जाए, तो वो एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करके आज ही भविष्य के लिए एक तय कीमत पर अपना गेहूं बेचने का सौदा कर सकता है। यहाँ गेहूं ही वो अंडरलाइंग संपत्ति है। ठीक है, तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि डेरिवेटिव्स क्या हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले सबसे आसान वाले से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की। अब इसे ना आप दो दोस्तों के बीच एक पक्के वादे की तरह समझिए, एक हैंडशेक डील। ये दो लोगों के बीच एक प्राइवेट एग्रीमेंट है जिसमें वे भविष्य की किसी तारीख पर आज तय की गई कीमत पर कुछ खरीदने या बेचने का वादा करते हैं। लेकिन इस हैंडशेक डील में ना कुछ बड़ी परेशानियां हैं। पहली बात तो ये कि ये लिक्विड नहीं होते, मतलब अगर आपका मन बदल गया तो आप इस सौदे से आसानी से निकल नहीं सकते। और दूसरा, जो कि सबसे बड़ा रिस्क है, वो है काउंटर पार्टी रिस्क। मतलब क्या गारंटी है कि सामने वाला अपना वादा निभाएगा ही? क्या होगा अगर वो मुकर गया? इन्हीं सब दिक्कतों की वजह से एक बेहतर सिस्टम की जरूरत पड़ी। और यहीं पर आते हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स। देखिए, अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक दर्जी से अपने नाप के कपड़े सिलवाने जैसा है, तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट दुकान से एक स्टैंडर्ड साइज की शर्ट खरीदने जैसा है। ये स्टैंडर्डाइज समझौते होते हैं जो किसी व्यक्ति के बीच नहीं, बल्कि एक प्रॉपर स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। तो मोटा मोटा फर्क क्या हुआ? फॉरवर्ड एक प्राइवेट कस्टमाइज्ड सौदा है, वहीं फ्यूचर्स स्टैंडर्डाइज्ड हैं और स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। लेकिन सबसे बड़ा फर्क, सबसे बड़ा गेम चेंजर ये है कि फ्यूचर्स में एक क्लियरिंग हाउस गारंटी देता है। इससे वादा टूटने का, यानी कि काउंटर पार्टी रिस्क, वो लगभग खत्म हो जाता है। और हाँ, इन्हें खरीदना बेचना भी बहुत आसान हो जाता है। और फिर आते हैं ऑप्शंस। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है, एक मूवी टिकट के बारे में सोचिए। आपके पास शो देखने का अधिकार है, पर आप जाने के लिए मजबूर तो नहीं है ना? बस ऑप्शंस भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। आप एक छोटी सी फीस देते हैं, जिसे प्रीमियम कहते हैं, और किसी संपत्ति को एक तय कीमत पर खरीदने या बेचने का अधिकार खरीद लेते हैं, जिम्मेदारी नहीं। अगर सौदा फायदे का लगे तो अधिकार इस्तेमाल कीजिए, वरना सिर्फ प्रीमियम का ही नुकसान होगा। ठीक है, तो अब तक हमने ये समझ लिया कि ये डेरिवेटिव्स आखिर है क्या। अब असली सवाल पर आते हैं, लोग इनका इस्तेमाल करते ही क्यों हैं? तो देखिए, इसके 3 मुख्य कारण हैं: हेजिंग, स्पेक्यूलेशन और आर्बिट्राज। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। हेजिंग असल में ये अपने निवेश को बचाने का एक तरीका है, एक तरह का इंश्योरेंस कवर। मान लीजिए आपके पास किसी कंपनी के बहुत सारे शेयर्स हैं और आपको डर है कि कहीं उनकी कीमत गिर ना जाए, तो आप डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करके उस होने वाले नुकसान से खुद को बचा सकते हैं। अब आते हैं स्पेक्यूलेशन पर, जो हेजिंग का एकदम उल्टा है। यहाँ आप किसी जोखिम से बच नहीं रहे, बल्कि आप तो बाजार की चाल पर दाव लगा रहे हैं। ये एक तरह का, कह सकते हैं कि एक पढ़ा लिखा अनुमान है। अगर आपका अनुमान सही निकला तो आप अच्छा पैसा बना सकते हैं, लेकिन अगर गलत हुए तो उतना ही बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और तीसरा है आर्बिट्राज। ये बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। इसमें होता क्या है कि एक ही चीज़ की कीमत अलग अलग बाजारों में थोड़ी अलग होती है, और लोग उसी छोटे से अंतर का फायदा उठाते हैं। जैसे मान लीजिए सोना एक बाजार में 50,000 का है और ठीक उसी वक्त दूसरे बाजार में 50,050 का। तो एक आर्बिट्रेजर क्या करेगा? वो फौरन सस्ते बाजार से सोना खरीदेगा और महंगे बाजार में बेच देगा, और बिना किसी रिस्क के 50 रुपए का मुनाफा कमा लेगा। तो अब हमें पता है कि डेरिवेटिव्स क्या हैं और इनका इस्तेमाल क्यों होता है। तो अब जरा इस खेल के नियम भी समझ लेते हैं। आखिर ये बाजार काम कैसे करता है? एक सबसे बुनियादी बात जो समझनी होगी वो ये है कि डेरिवेटिव्स एक जीरो सम गेम है। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी एक का जितना फायदा होता है, दूसरे का ठीक उतना ही नुकसान।
पैसा कहीं बाहर से नहीं आ रहा, बस एक की जेब से निकलकर दूसरे की जेब में जा रहा है। तो सवाल उठता है, फिर कोई अपना वादा तोड़ने से क्यों डरेगा? इसका जवाब है मार्जिन। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप घर किराए पर लेते समय सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हैं ना। ट्रेड करने से पहले दोनों पार्टियों को एक्सचेंज के पास कुछ पैसा मार्जिन के तौर पर जमा करना होता है। ये इस बात की गारंटी है कि कोई भी अपनी बात से मुकरेगा नहीं। तो चलिए अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि जो प्रोफेशनल लोग होते हैं जैसे पोर्टफोलियो मैनेजर्स, वो अपने काम में इन दमदार टूल्स का इस्तेमाल आखिर करते कैसे हैं। और देखिए, अच्छी बात यह है कि नियम भी इसकी इजाज़त देते हैं। प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर्स को अपने क्लाइंट्स के लिए इन पावरफुल टूल्स का इस्तेमाल करने की परमिशन है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जोखिम को मैनेज करना और पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी एक सेफ्टी रूल है। किसी भी क्लाइंट का डेरिवेटिव्स में जो टोटल एक्सपोजर है वो उसके कुल पोर्टफोलियो की वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है जो क्लाइंट को बहुत ज़्यादा जोखिम लेने से बचाता है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, पूरी ट्रांसपेरेंसी। मतलब क्लाइंट के साथ जो एग्रीमेंट होता है ना, उसमें हर एक चीज़ साफ साफ लिखी होनी चाहिए। कितना पैसा लगेगा, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होंगे और सबसे ज़रूरी क्यों होंगे। कुछ भी छिपा हुआ नहीं, कोई सरप्राइज नहीं। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं कि ये डेरिवेटिव्स आखिर हैं क्या? जोखिम को मैनेज करने का एक बेहतरीन टूल या फिर खुद ही जोखिम का एक बड़ा स्रोत? सच तो ये है कि ये दोनों हो सकते हैं। तो अगली बार जब आप डेरिवेटिव्स के बारे में सुने तो बस इतना याद रखें कि ये एक बहुत शक्तिशाली औजार है और किसी भी शक्तिशाली औजार की तरह इसका इस्तेमाल बहुत समझदारी से किया जाना चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।